सबसे पहले हम ये कहना चाहते हैं कि जब इंसान जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं, लेकिन कोई नाम नहीं होता। और जब इंसान की मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, लेकिन सांसें नहीं होती। और इन्हीं सांसों और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। आज मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र जी ने इस यात्रा को पूरा करके इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। धर्मेंद्र जी का जीवन उस किताब की तरह था जिसका हर पन्ना जिंदा दिली का एहसास कराता है। वो कहते थे कि जिंदगी मेरी दिलचस्प एक दास्तां जो बन के गुजारते पलों में बीत गई। धर्मेंद्र जी ने जिंदगी को सिर्फ जिया नहीं बल्कि उसके हर क्षण को महसूस भी किया। और आज हमें धर्मेंद्र जी का वो वीडियो याद आ रहा है जो उन्होंने इसी साल 12 अप्रैल को साझा किया था। और वो इसमें ये कह रहे थे कि अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। सोचिए, आज भारत के लोग भी यही कह रहे हैं। आंखों में वही शरारत और जीने का वही जज्बा, वही अदाकारी, वही शब्द, वही तरीका, जैसे सब कुछ आंखों के सामने गुजर जाता है। साल 2007 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था अपने। इस फिल्म में धर्मेंद्र जी एक जगह कहते हैं कि जिंदगी बिल्कुल इन बर्फ के रेशों की तरह ही तो है जो पल भर के लिए ठहरती है और पिघल जाती है, पर कमबख्त जितनी देर रहती है बड़ी खूबसूरत लगती है। और बिल्कुल सच कहा था उन्होंने। धर्मेंद्र जी अपनी फिल्मों के जरिए भारत के लोगों से ऐसे जुड़े कि फिर कभी अलग नहीं हुए। उनका सादापन ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी था। आज हर कोई ये कह रहा है कि धर्मेंद्र जी का जाना एक युग के जाने जैसा है। और पता है ये बातें क्यों कही जा रही हैं? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि भारत के लोगों ने धर्मेंद्र जी की फिल्मों के साथ हर दौर को जिया है। उनकी फिल्मों में लोगों ने अपने गांव देखे, उनकी फिल्मों में लोगों ने अपना समाज देखा, अपने रिश्ते देखे, अपना देश देखा। और इन सारी भूमिकाओं में लोगों ने धर्मेंद्र जी को हमेशा अपने साथ महसूस किया। आज भी जब यह खबर आई कि धर्मेंद्र जी ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है, तब पूरा देश स्तब्ध हो गया। दोपहर करीब 2 बजे धर्मेंद्र जी के पार्थिव शरीर को मुंबई में विलेपाले के शमशान घाट लाया गया, जहां अमिताभ बच्चन, सलमान खान, आमिर खान और संजय दत्त समेत कई बड़ी हस्तियां पहुंची। और दोपहर करीब 3 बजे धर्मेंद्र जी पंचतत्व में विलीन हो गए। धर्मेंद्र जी को बॉलीवुड का हीमैन कहा गया, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके पिता उन्हें मुंबई भेजने के बिल्कुल खिलाफ थे। उनके पिता ये चाहते थे कि वो पंजाब में रहें और पंजाब में ही रहकर पढ़ाई पूरी करें, किसी अच्छे कॉलेज में प्रोफेसर बन जाएं। वो खुद भी एक टीचर थे उनके पिता, लेकिन धर्मेंद्र जी को यह मंजूर नहीं था। धर्मेंद्र जी का जन्म 8 दिसंबर 1935 को लुधियाना के नसराली गांव में हुआ था और उनके पिता केवल किशन सिंह एक स्कूल के हेडमास्टर थे। अब सोचिए, पिता हेडमास्टर, वो कतई नहीं चाहते थे कि फिल्म इंडस्ट्री के चक्कर में बेटा धर्मेंद्र मुंबई चला जाए। और मां थी सतवंत कौर, जो कि एक गृहिणी थी। धर्मेंद्र जी खुद बताते हैं कि उनके बचपन की सबसे बड़ी यादें हैं नंगे पांव खेतों में दौड़ना, ठंड में अंगीठी के पास बैठना, मां के हाथ की रोटियां खाना। जब जहन में मां के हाथ की रोटी की खुशबू हो और खोलते हुए चाय की प्याली हो, तो फिर जिंदगी अलग जीने का अंदाज मिल ही जाता है। और पंजाब का वो लड़का, गांव का वो लड़का हमेशा धर्मेंद्र जी के अंदर जिंदा रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि धर्मेंद्र जी की पढ़ाई लिखाई उसी स्कूल में हुई जिस स्कूल में उनके पिता हेडमास्टर थे। कहते हैं कि उनके पिता धर्मेंद्र जी की पढ़ाई को लेकर काफी सख्त थे। और ये बात उस दौर की है जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। राजीव एम विजयकर ने धर्मेंद्र जी की जीवनी लिखी है, जिसका नाम है धर्मेंद्र, अ बायोग्राफी नॉट जस्ट अ ही मैन। इस पुस्तक में लिखा है
कि जब धर्मेंद्र जी सिर्फ लगभग 12-13 साल के थे, तभी उन्होंने ठान लिया था कि वो मुंबई जाएंगे, मुंबई जाकर फिल्मों में काम करेंगे, एक बहुत बड़ा हीरो बनकर दिखाएंगे। उस वक्त जब वो 8वीं कक्षा में थे, तब उनके एक रिश्तेदार उन्हें दूसरे कस्बे की शादी में लेकर गए थे और वहां उन्होंने धर्मेंद्र जी को एक फिल्म दिखाई थी जिसका नाम था शहीद। इस फिल्म को देखने के बाद धर्मेंद्र जी ने कहा था कि उन्हें अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया है और ये मकसद है मुंबई जाना, मुंबई जाकर फिल्मों में काम करना। हालांकि काफी समय के बाद जब उन्होंने ये बात अपने पिता को बताई बड़ी हिम्मत करके, तो उनके पिता इससे खुश नहीं हुए और उन्हें बार बार यही डर सता रहा था कि अगर धर्मेंद्र जी असफल हो गए तो आगे क्या होगा। हालांकि इस दौरान धर्मेंद्र जी का उनकी जो मां थी, उनको उन पर पूरा भरोसा था। वो कहती थी कि मेरा बेटा मुंबई जाकर जरूर कुछ बड़ा करेगा। उस दौर में अपने पिता को प्रभावित करने के लिए धर्मेंद्र जी ने कहा था कि वो दिलीप कुमार और राज कपूर जैसे अभिनेताओं को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और एक बार वो मुंबई जाकर अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं बस। उस वक्त किसी तरह धर्मेंद्र जी मुंबई तो आ गए, लेकिन अब सोचिए, अपनी जीवनी में वो बताते हैं कि उन्हें फिल्मी दुनिया के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कैसे होती? गांव में थे। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी कि सपनों के शहर मुंबई में गुजारा कैसे होगा, 2 वक्त का खाना कैसे मिलेगा। उस वक्त धर्मेंद्र जी ने काफी कोशिशें की, लेकिन जब मुंबई शहर में रुकना उनके लिए मुश्किल हुआ तो वो वापस अपने गांव लौट आए। बहुत निराश भी हो गए थे। इस वक्त ऐसा लग रहा था कि धर्मेंद्र जी का हीरो बनने का सपना हमेशा के लिए टूट गया। लेकिन इसी दौरान उनकी मां सतवंत कौर ने उन्हें एक सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि अगर धर्मेंद्र जी मुंबई की फिल्म सिटी में कोई काम ढूंढ लेंगे तो शायद उनके पिता उन्हें खुशी खुशी मुंबई शहर भेज देंगे और इसके बाद धर्मेंद्र जी के लिए अपने सपने पूरा करना आसान होगा। उस वक्त धर्मेंद्र जी ने अपनी मां की सलाह को माना भी और वो पंजाब में अपने एक दोस्त के पास भी चले गए जिनका नाम था जान मोहम्मद। उस वक्त जान मोहम्मद मलेरकोटला में एक स्टूडियो चलाते थे और धर्मेंद्र जी चाहते थे कि उनका दोस्त उनकी कुछ तस्वीरें खींचे जिससे कि वो फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट में एक आवेदन भर पाए। धर्मेंद्र जी ने ऐसा ही किया और किस्मत से वो फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए सेलेक्ट भी हो गए। 5 साल बाद जब धर्मेंद्र जी वापस मुंबई लौटे तो इस बार चीजें बदल चुकी थी। धर्मेंद्र जी ने तो संघर्ष किया, लेकिन इसी के साथ उन्हें फिल्में भी अब धीरे धीरे मिलने लगी। साल 1960 धर्मेंद्र जी ने जिस पहली फिल्म में काम किया उसका नाम था दिल भी तेरा हम भी तेरे। इस फिल्म के बाद धर्मेंद्र जी रुके नहीं, कई फिल्में उन्होंने की। साल 1961 और 62 में उनकी फिल्में आई जिनमें बॉयफ्रेंड, अनपढ़, सूरत, सीरत और बेगाना जैसी फिल्में प्रमुख थी। हालांकि इसके बाद साल 1963 में एक और फिल्म आई जिसका नाम था बंदिनी। इस फिल्म में धर्मेंद्र जी की भूमिका की खूब सराहना हुई। ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई थी। नूतन जी की तस्वीर आप देख रहे हैं, अशोक कुमार की देख रहे हैं। सुपर हिट फिल्म नंदिनी, जिसने धर्मेंद्र जी को मशहूर बना दिया। उनके अभिनय के बारे में चारों तरफ बातें होने लगी। बड़ी बात यह है कि जब हर कोई धर्मेंद्र जी को अगला सुपरस्टार बता रहा था, तब धर्मेंद्र जी मुंबई में रहते हुए अपने गांव को याद कर रहे थे। धर्मेंद्र जी खुद कहते हैं कि उन्हें एसी कमरों में रुकते हुए घुटन महसूस होती थी। वो अपनी गांव की मिट्टी हर दिन याद करते थे और उनका यह भी कहना था कि गांव उनकी आत्मा में बसा है जो कभी उनसे अलग हो ही नहीं सकता। साल 1966 धर्मेंद्र जी की एक और फिल्म आई और इस फिल्म का नाम था फूल और पत्थर
और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये फिल्म 50 हफ्तों तक सिनेमा हॉल में चली थी और कहते हैं कि यहीं से धर्मेंद्र जी को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का ही-मैन कहा जाने लगा, क्योंकि इस फिल्म के एक सीन में वो एक महिला को ठंड से बचाने के लिए अपनी शर्ट उतार कर देते हैं और इसके बाद से ही ये सीन लोगों के लिए उनकी ही-मैन छवि वाली तस्वीर बन गई और वो धीरे धीरे स्थापित होती चली गई। मीना कुमारी को आप देख रहे हैं और मानते हैं कि धर्मेंद्र जी ने खुद ही कई बार इंटरव्यूज में कहा है कि मीना कुमारी उन्हें बहुत पसंद थी और वो उनके सबसे बड़े फैन थे। कई फिल्मों में साथ भी काम किया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस फिल्म में शर्ट उतारने का आइडिया डायरेक्टर का नहीं बल्कि धर्मेंद्र जी का था, जिसमें वो भारत के लोगों के ही-मैन बन जाते हैं और इसके बाद उनकी हर फिल्म लोगों पर एक अलग छाप छोड़ने लगी। ये बात भी बहुत कम लोग जानते हैं कि जब धर्मेंद्र जी मुंबई आए तब उनका हीरो बनने के साथ उनका एक और सपना यह था कि वो अपने पैसों से फिएट कार खरीदना चाहते थे और उनका कहना था कि जिस दिन वो ये कार खरीद लेंगे उस दिन वो खुद को सफल मानेंगे। और आप यकीन नहीं करेंगे कि इस कार को उन्होंने खरीदा भी और हमेशा अपने दिल से भी लगा कर रखा। आप उनका ये जो उनकी वीडियो देख रहे हैं, ये जिसमें वो हम वीडियो भी आपको दिखाने वाले हैं, जिसमें वो अपनी कार के बारे में लोगों को बता रहे हैं। Hi friends, my first car, I bought it for 18,000 only. But those days 18,000 was a great thing. I kept it nicely. Looks good. Okay, pray for it. It should be always with me. Love you. Bye. धर्मेंद्र जी इसलिए लोगों के दिलों में अपनी जगह बना पाए क्योंकि वो एक जिंदा दिल और खुश मिजाज व्यक्ति थे। हमेशा जितने भी लोगों से पूछिए सब आपको कहेंगे, खास तौर पर जो स्ट्रगलिंग लोग थे फिल्म इंडस्ट्री के, कि उनके पास जाकर मदद मांगने पर हमेशा मदद मिलती थी। सबको पुत्र कह के बुलाते थे। वो एक गांव से निकलकर मुंबई की चकाचौंध में आए थे। उन्हें दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं था। वो खुश दिखने से ज्यादा खुश रहने में यकीन करते थे। उन्हें अपने आसपास मौजूद लोगों और चीजों से हमेशा लगाव था। वो वक्त की अहमियत को भी समझते थे। उनकी सबसे बड़ी ताकत ये थी कि उन्होंने अपने सादेपन को कभी छोड़ा नहीं। लेकिन देखिए, ऐसा लुक और ऐसा हैंडसम हीरो जिसको लेकर, मतलब उस दौर में इनसे हैंडसम किसी को माना नहीं जाता था। आजकल के जमाने में जब बहुत सारे अभिनेता और कलाकार स्टारडम में खो जाते हैं, तब धर्मेंद्र जी से यह सीखा जा सकता है कि कैसे सफलता में भी पैरों को जमीन पर टिकाकर रखना चाहिए। धर्मेंद्र जी की सबसे खास बात यह थी कि वो अहंकार से कोसों दूर थे। ये मानते थे कि वो एक स्टूडेंट है जो अपनी हर फिल्म में कुछ सीखकर अच्छा अभिनय करने की कोशिश करते हैं। धर्मेंद्र जी ने एक बार कहा था कि वो लोगों का प्यार पाने के लिए एक्टर बने हैं और यही प्यार उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। धर्मेंद्र जी ने अपने पूरे करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। नाम भी उनका लेना मुश्किल है। आइकॉनिक फिल्म्स एक से एक। ज्यादातर फिल्में इसमें ब्लॉकबस्टर साबित हुई। माना जाता है एक आंकड़े के मुताबिक कि 90 से 100 फिल्में तो उनकी सुपरहिट थी, ब्लॉकबस्टर्स। सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी हर फिल्म समाज के ताने बाने को दिखाती थी, लोगों को अपने साथ जोड़ती थी। साल 1969 में जब उनकी फिल्म सत्यकाम आई, तब ये सच, ईमानदारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई पर केंद्रित थी। साल 1973 में जब यादों की बारात आई, तब भी यह फिल्म पारिवारिक बिखराव पर आधारित थी। हकीकत फिल्म साल 1962 के भारत चीन युद्ध पर आधारित थी और इस फिल्म में शहीदों के बलिदान का महत्व बताया था। इसके अलावा साल 1975 में जब शोले फिल्म आई, तब इस फिल्म ने भी ग्रामीणों के शोषण, अपराध, न्याय की राह से लोगों का परिचय कराया और इस तरह धर्मेंद्र जी की फिल्में हमें हमेशा समाज का आईना बनी। आज भी जब आप धर्मेंद्र जी की फिल्मों के डायलॉग सुनेंगे तो उनमें एक भारीपन के साथ समाज की रूपरेखा भी नजर आती है। जैसे साल 1972 में एक फिल्म आई थी समाधि, जिसमें एक डायलॉग था कि जिंदगी में सच्चाई से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। साल 1969 में एक फिल्म आई थी आया सावन झूम के और इसमें एक डायलॉग था, शरीफ आदमी इंग्लैंड तो क्या किसी भी लैंड में चला जाए, अपने मदरलैंड को कभी नहीं भूलता। साल 1966 की फूल और पत्थर में एक डायलॉग था,
ये दुनिया बहुत बुरी है शांति, जो कुछ देती है बुरा बनने के बाद देती है। हमने धर्मेंद्र जी के कुछ शानदार डायलॉग्स आपके लिए निकाले हैं जिनसे आपको ये समझ आएगा कि उनका अभियान, उनकी फिल्में समाज के कितना करीब होती थी और वो कैसे समाज को अपने साथ जोड़ लिया करते। आजादी से पहले अंग्रेजों ने भारत की संस्कृति और हिंदी भाषा का, अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा नुकसान किया था, जिसके कारण बहुत सारे लोग हिंदी भाषा को कम करके आंकने लगे। अंग्रेजी भाषा को जरूरत से ज्यादा महत्व दिया गया और ये सोच आज भी कई लोगों में दिखती है। लेकिन क्या आपको पता है, धर्मेंद्र जी ने इस मानसिक गुलामी को भी अपनी एक फिल्म से चुनौती दी, चुपके चुपके। जी हाँ, इस फिल्म का नाम था चुपके चुपके। कमाल की फिल्म है। धर्मेंद्र जी ने कॉमेडी के जरिए ये बताया था कि अंग्रेजी भाषा के सामने हिंदी भाषा को कम करके आंकना सही नहीं है और हिंदी भाषा की असली शैली ऐसी है कि आप हिंदी बोलकर भी खुद को आधुनिक और संभ्रांत दिखा सकते हैं। संदेश गहरा होता था। क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि अगर शोले फिल्म में हेमा मालिनी नहीं होती तो धर्मेंद्र जी इस फिल्म में वीरू का नहीं बल्कि गब्बर का रोल करते? साल 2017 रामकमल मुखर्जी ने हेमा मालिनी की जीवनी लिखी थी, जिसका नाम है हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल। और इस पुस्तक में लिखा है कि जब धर्मेंद्र जी को शोले फिल्म की कहानी सुनाई गई तब वो गब्बर का रोल करना चाहते थे और उन्होंने इसके बारे में डायरेक्टर प्रोड्यूसर को बता भी दिया था। उस वक्त रमेश सिप्पी साहब ने धर्मेंद्र जी से यह कहा था कि अगर वो गब्बर बने तो ठाकुर बनने वाले संजीव कुमार को वीरू का रोल मिल जाएगा और उनकी हीरोइन हेमा मालिनी होंगी। अब देखिए क्या हुआ। ये बात सुना और सुनते ही धर्मेंद्र जी ने अपना मन बदल लिया चटपट और ये कहा कि हेमा मालिनी के साथ वीरू का रोल वही करेंगे। और इसके पीछे एक वजह यह भी थी कि संजीव कुमार भी हेमा मालिनी को काफी पसंद करते थे। जब सीता और गीता फिल्म की शूटिंग हो रही थी तब संजीव कुमार ने खुद धर्मेंद्र जी को बताया था कि उन्हें हेमा मालिनी पसंद है और यही बात धर्मेंद्र जी को परेशान कर रही थी और वो कतई नहीं चाहते थे कि संजीव कुमार शोले फिल्म में वीरू का रोल करें और हेमा मालिनी उनकी हीरोइन बने। इसके अलावा एक और किस्सा यह है कि जब शोले फिल्म में एक सीन के दौरान धर्मेंद्र जी यही सी पानी की टंकी पर चढ़े थे, तब उस सीन की शूटिंग के दौरान सब लोग काफी डर गए थे। डर का कारण यह था कि यह टंकी लकड़ी के ढांचे से बनाई गई थी और यह ज्यादा मजबूत थी नहीं, लेकिन इसके बावजूद धर्मेंद्र जी हेमा मालिनी को इंप्रेस करना चाहते थे क्योंकि वहां सामने वो मौजूद थी और इसीलिए वो इस टंकी पर आगे लटक कर ऐसे अभिनय कर रहे थे जिससे दुर्घटना होने का डर था और वहां हर कोई घबराया हुआ था। धर्मेंद्र जी और हेमा मालिनी ने कुल 28 फिल्मों में साथ काम किया, जिनमें 16 फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इन फिल्मों ने कुल मिलाकर 736 करोड़ रुपए कमाए, जो उस वक्त का सबसे बड़ा रिकॉर्ड था। हेमा मालिनी की जीवनी में यह भी लिखा है कि धर्मेंद्र जी उनसे मिलने और बात करने के अलग अलग बहाने ढूंढते थे और कई बार ऐसा हुआ जब हेमा मालिनी के साथ बैठने के लिए धर्मेंद्र जी ने कई लोगों को बनाया। इसी पुस्तक के मुताबिक रोमांटिक सीन के दौरान धर्मेंद्र जी जानबूझकर लाइट बॉयज को पैसे देकर गलतियां करवाते थे ताकि रीटेक करने पड़े और उन्हें हेमा जी के साथ और देर तक शूट करने का मौका मिले। ये सब कुछ हम आपको इस किताब के हवाले से बता रहे हैं। उन्होंने लाइट बॉयज के साथ एक कोड भी बना रखा था जिसमें अगर धर्मेंद्र कान छू लेते तो वो ट्रॉली हिलाकर या रिफ्लेक्टर गिराकर शॉट बिगाड़ देते और अगर वो नाक छूते तो इसका मतलब ये होता कि शॉट ठीक है। हर गलती के बदले लाइट बॉयज को 100 रुपए और इस तरह धर्मेंद्र जी और हेमा मालिनी की बातचीत शुरू हुई और 2 मई 1980 को दोनों की शादी हुई। He's always a very romantic hero. He's the best, I will say, as a romantic person. Because basically he's very romantic. In real life. In real life. So that when he performs that, it really comes out. Okay. One of you. It's not only with me, with many others also. I mean, that's an actor, he has to do that. But definitely he loves me a lot. On screen, he's so good looking person, so when he just speaks 1 or 2 lines also, all women will just fall flat for him. क्या आपको पता है कि जो पार्टी धर्मेंद्र जी को राजनीति में लेकर आई उसका पार्टी का नाम है बीजेपी। उस वक्त प्रमोद महाजन चाहते थे कि धर्मेंद्र जी को राजनीति में लेकर आया जाए और बीजेपी उन्हें साल 2004 के लोकसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाए। लालकृष्ण आडवाणी, शत्रुघ्न सिन्हा, दिवंगत नेता अरुण जेटली के प्रयासों के बाद
धर्मेंद्र जी साल 2003 में बीजेपी में शामिल हुए और साल 2004 में उन्होंने बीकानेर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। इस सीट पर जाट वोटर्स की संख्या 15% से ज्यादा थी और इससे धर्मेंद्र जी को चुनाव में सीधा फायदा हुआ और वो लगभग 56-57 हजार वोटों से चुनाव जीतकर भारत की लोकसभा में पहुंचे। हालांकि कुछ वक्त के बाद धर्मेंद्र जी को यह एहसास हुआ कि एक फुल टाइम एक्टर, फुल टाइम सांसद और नेता नहीं हो सकता और यही सोचकर उन्होंने राजनीति छोड़ दी और फिर से फिल्मों में काम करने लगे। बस बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन मैं आखिरी कर रहा हूँ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी धर्मेंद्र जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और ये लिखा है कि धर्मेंद्र जी का निधन भारतीय सिनेमा के एक युग का अंत है। उन्हें उनकी सरलता, विनम्रता, आत्मीयता के लिए हमेशा याद किया जाएगा। कुछ वक्त पहले धर्मेंद्र जी ने भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी मुलाकात का अनुभव बताया था और ये कहा था कि वो प्रधानमंत्री मोदी की ऊर्जा से काफी प्रभावित होते हैं। सुनिए। याद है कि वो एक बार आपने मुझे नाश्ते पर बुलाया था और उस नाश्ते में ढोकला और कई लजीज वो गुजराती खाने पड़े थे, उसके अंदर एक पराठा पड़ा था। आपने कहा, धर्म पूछा नहीं कि ये पराठा क्यों रखा है। मैंने कहा जी वो समझ तो नहीं आया, लेकिन अच्छा लग रहा है कि मुंह में पानी आ रहा है। और आपने कहा कि मैं जब पंजाब में था तब आप लोग तो सुबह भी पराठा, दोपहर को भी पराठा, शाम को भी पराठा ही खाते थे। तो मुझे भी आदत हो गई थी, तो मैंने कहा धर्मेंद्र को इसके साथ पराठा देना चाहिए। और दूर से भी आपको देखता था तो एक हमेशा एक ऊर्जा आती थी कि हमारा देश, जैसे मैं पढ़ता हूँ या सुनता हूँ, तीसरे नंबर पे है या चौथे पे, और आप बहुत अपने देश को नंबर 1 ले जाएंगे। आप सब खूबियाँ आपकी माँ ने भर दी हैं, देशभक्ति का माता उसी माँ ने दिया है कि इस माँ से बहुत ज्यादा प्यार करना। कुछ भी हो, फिल्में हो, पॉलिटिक्स हो, हर जगह अपनी जगह बनाई, अपनी धमक बजाई और इसी वजह से आप सोचिए कि इतने लोग उनको चाहते थे। आज धर्मेंद्र जी के जीवन से हर शख्स कुछ ना कुछ सीख सकता है। जैसे आप उनकी सरलता, उनकी सादगी को अपना सकते हैं। पंजाब से मुंबई आने के बाद धर्मेंद्र जी एक बड़े सुपरस्टार बन गए, लेकिन दिल से वो हमेशा पंजाब से एक लड़के रहे जिन्हें सादगी से रहना पसंद था। वो दिखावा पसंद नहीं करते थे। उनका मानना था कि इंसान को वो करना चाहिए जिसमें उसे खुशी मिले। सादगी ऐसी कि जो बात दिल में वो जुबान पर आ जाती थी। दूसरा, जिंदा दिली। जिंदगी के हर लम्हे को सिर्फ जीना सीखा। उन्होंने जीवन काटा नहीं, जीवन को जी कर दिखाया। ये बताया कि किसी भी इंसान के लिए खुश मिजाज होना कितना जरूरी है। और कहते हैं ना कि खुशी अंदर ही ढूंढनी पड़ती है। आज जब पूरी दुनिया के लोगों में डिप्रेशन, तनाव, अकेलापन बढ़ रहा है, तब धर्मेंद्र जी का जीवन ये सिखाता है कि खुशी से बड़ी कोई चीज नहीं और आपको वो चीजें करनी चाहिए जिनसे आपको प्रसन्नता मिले। एक बार उन्होंने कहा था कि सब कुछ पाकर भी हासिले जिंदगी कुछ भी नहीं, कम वक्त जान क्यों जाती है जाते हुए। तीसरा, धर्मेंद्र जी सेहत को सबसे बड़ी पूंजी मानते थे और ये कहते थे कि शरीर से बड़ा कोई पैसा नहीं, मुस्कान से बड़ी कोई दौलत नहीं। चौथा, आजकल के जमाने में लोग नेकी करके उसका दिखावा करते हैं, मदद करने का वीडियो तो जरूर बनाते हैं, लेकिन धर्मेंद्र जी अपने वीडियोस में अक्सर कहते थे कि नेकी से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है और नेकी करके खुद ही भूल जाना चाहिए। सोचिए, धर्मेंद्र सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वो हिंदी फिल्मों का एक दौर थे और आज वो दौर समाप्त हो गया है। पिछले कई हफ्तों से धर्मेंद्र जी बीमार थे और पिछले 2 हफ्ते से तो उनकी हालत बहुत नाजुक थी।
उनके फैंस बस ये उम्मीद कर रहे थे कि वो ठीक हो जाए और फिर से अपने जिंदा दिल सोशल मीडिया पोस्ट करें। लेकिन सुबह जब परिवार और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग विले पाले के शमशान घाट पहुंचने लगे तो फैंस का डर यकीन में बदल गया। वीरू अपने फैंस को धीमे से अलविदा कह गए। कि मैं नौकरी करता, साइकिल पर आता जाता, फिल्मी पोस्टर्स में अपनी झलक देखता, रातों को जागता, अनहोने ख्वाब देखता, सुबह उठकर आईने से पूछता, मैं दिलीप कुमार बन सकता हूँ क्या? धर्मेंद्र जी को अपने संघर्ष के दिनों में यही लगता रहा कि उन्हें फिल्मों में काम मिलेगा नहीं, लेकिन 1958 में उनकी किस्मत ने पलटी मारी। उस साल धर्मेंद्र ने मुंबई में फिल्म फेयर से स्पॉन्सर्ड एक टैलेंट कॉन्टेस्ट को जीता था। इस टैलेंट कॉन्टेस्ट में धर्मेंद्र जी की जिंदगी बदल गई। इसी के बाद उन्हें फिल्मों के ऑफर्स आने लगे। देखिए साहब, उन्होंने मुझे फिल्म फेयर वालों ने कहा था, टाइम्स ऑफ इंडिया के थे, कि आपको फर्स्ट क्लास फेयर दिया जाएगा टू एंड फ्रो। तो मैं पहले तो उस खत को बार बार देखता था, यार उन्हीं का है, कोई गलत कंपनियां बड़ी होती थी उन दिनों, ये जिसने किसी और ने तो नहीं बुला लिया। तो मैंने कहा अगर मैं फर्स्ट क्लास में गया, अगर मुझे पेमेंट नहीं की तो मैं तो मारा जाऊंगा। अब मैं थर्ड क्लास में चला गया साहब। थर्ड क्लास में चले गए आप? थर्ड क्लास में गया। उन्होंने लोफर, फागुन, कीमत, कहानी किस्मत की, जुगनू, झील के उस पार, ज्वार भाटा, यादों की बारात और ब्लैकमेल जैसी हिट फिल्मों में काम किया। धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री में जब नए चेहरे आने लगे तो धर्मेंद्र जी ने एक्टिंग करियर को थोड़ा विराम दिया और विजेता फिल्म्स के नाम से प्रोडक्शन हाउस खोला। अपने प्रोडक्शन हाउस के बैनर पर उन्होंने अपने बेटों सनी देओल और बॉबी देओल को लॉन्च किया। बेताब और घायल, ये दो फिल्में, बेताब और घायल ने सनी देओल को सुपरस्टार बना दिया और बरसात से बॉबी देओल ने अपनी धाक जमा ली। इस दौरान धर्मेंद्र भी फिल्मों में कई तरह के रोल करते रहे। धर्मेंद्र आज पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। उनके फैंस को हमेशा ये बात अखरती रहेगी कि उन्हें अपने हीमैन के अंतिम दर्शनों का मौका नहीं मिला। कुछ अन्य तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पुरुष और महिला क्रिकेट टीम की तरह इन दृष्टिहीन, दृष्टिबाधित जो खिलाड़ी हैं उनको भी देश के लोग जाने और इनकी जीत का भी जश्न हम सबको मनाना चाहिए जैसे बाकी क्रिकेट टीम्स का मनाया जाता है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन इसी के साथ साथ जब आप देखेंगे कि किस तरह से आने वाले दिनों में हम ये उम्मीद रखते हैं भारत की महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम की शानदार जीत। तस्वीरें आ गई देखिए, जिसने पहला महिला ब्लाइंड वर्ल्ड कप टूर्नामेंट जीतकर इतिहास रच दिया है। ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने पहला महिला ब्लाइंड वर्ल्ड कप जीत लिया। भारत की टीम ने कोलंबो में फाइनल मुकाबले में नेपाल को हरा दिया। इस वर्ल्ड कप में भारत की टीम अपना कोई भी मैच नहीं हारी और फाइनल में भी भारत की टीम ने नेपाल को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया था। प्रधानमंत्री मोदी ने भी महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम को बधाई दी और इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। तो आज इसकी भी बड़ी खबर बननी चाहिए, सोशल मीडिया पर इसके बारे में जरूर लिखिए और हर कोई शाबाशी दे इन जाबाज महिला टीम के खिलाड़ियों को। अब आपको समंदर में बढ़ती भारत की ताकत के बारे में बताते हैं। भारत ने अब समंदर में साइलेंट हंटर को उतार दिया है। इसका नाम है INS माहे। इस युद्धपोत के शामिल होने से भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा हुआ और कम पानी वाले इलाकों में खतरे से निपटने की इसकी ताकत जबरदस्त मानी जा रही है। स्वदेशी युद्धपोत INS माहे को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया। ये माहे क्लास का पहला एंटी सबमरीन और कम गहराई वाले पानी में चलने वाला युद्धपोत है। इसे खास तौर पर तटीय इलाकों के लिए डिजाइन किया गया है। ये युद्धपोत कम पानी वाले इलाकों में ऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके अलावा तटीय इलाकों में गश्त करने, समुद्री रास्तों की सुरक्षा करने और दुश्मन की पनडुब्बियों की तलाश करने जैसी जिम्मेदारी निभाएगा। ये शोर को कम करने की काबिलियत के चलते इसे साइलेंट हंटर नाम दिया गया है। INS माहे का 80% हिस्सा भारत में ही बना है। इसे आत्मनिर्भर भारत की पहल का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। आपको चोरों के घर में चोरी दिखाते हैं। ये खबर दुनिया में आतंकवाद फैलाने वाले पाकिस्तान में आतंकी धमाके की है। जो पाकिस्तान आतंकवादियों का प्रोड्यूसर है
उसके पेशावर शहर में आत्मघाती हमला हो गया। अटल जी ने अपनी एक कविता में यही कहा था, औरों के घर आग लगाने का जो सपना वो अपने ही घर में सदा खरा होता है। और पाकिस्तान अब उसी नासूर का दंश खुद भी झेल रहा है जो उसने दूसरों के लिए तैयार किया था। अटल जी ही कहते थे, चिंगारी का खेल बुरा होता है। पाकिस्तान के पेशावर में अर्धसैनिक बल फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी के मुख्यालय पर फिदायीन अटैक हुआ और 2 सुसाइड बॉम्बर्स ने खुद को उड़ा लिया। इस आतंकी हमले में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के 3 कमांडो मारे गए। बताया जा रहा है कि इस दौरान 2 आत्मघाती विस्फोट हुए थे। एक विस्फोट मेन गेट पर हुआ और दूसरा मुख्यालय परिसर में बाइक स्टैंड के पास हुआ। यह धमाका सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड हो गया। धमाके के बाद सुरक्षा बलों और हमलावरों के बीच फायरिंग भी हुई और जवाबी कार्रवाई में 3 हमलावर भी मारे गए। तो देखा आपने किस तरह से एक के बाद एक वहां हो रहे धमाके साफ बता रहे हैं कि जिन आतंकियों को अपने आंगन में पाला पोसा था, आज वो क्या कांड कर रहे हैं। कल अयोध्या में भगवान राम, जी हां, भगवान राम मंदिर के मुख्य शिखर पर धर्म ध्वजा की स्थापना की जाएगी और यह स्थापना राम मंदिर की पूर्णता का प्रतीक बनेगी। इस ध्वजारोहण के लिए अयोध्या में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जाने वाले हैं। राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण के लिए कल का दिन चुना गया है, जो हिंदू धर्म में काफी विशेष माना जाता है। कल विवाह पंचमी है। मान्यता है कि त्रेता युग में इसी दिन भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था। इसीलिए कल अभिजीत मुहूर्त में यानी दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच श्री राम मंदिर में ध्वजारोहण होगा। हजारों संतों और भक्तों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्म पताका फहराएंगे। हिंदू धर्म स्थलों पर धर्म ध्वजा फहराए जाने की परंपरा हजारों साल पुरानी परंपरा है। धर्म ध्वजा फहराए जाने का अर्थ उस स्थल के धार्मिक केंद्र होने का प्रतीक माना जाता है। श्री राम मंदिर के शिखर पर जिस धर्म ध्वजा को फहराया जाना है, उसे खास तौर से श्री राम के सूर्यवंश और राज चिन्ह से जोड़ा गया है। श्री राम मंदिर की धर्म ध्वजा में ओम, सूर्य और कोविदार वृक्ष को बनाया गया है। हिंदू धर्म में ओम को शुभ और पवित्रता का प्रतीक शब्द माना जाता है। ओम को सकारात्मक ऊर्जा स्रोत माना जाता है। ओम शब्द को सभी देवी देवताओं की समाहित शक्ति से जोड़ा जाता है। इसीलिए भगवान श्री राम मंदिर की धर्म ध्वजा में भी ओम शब्द को शामिल किया गया है। इसके अलावा ध्वजा में सूर्य का चित्र बनाया गया है। श्री राम सूर्यवंशी राजा थे, इसीलिए उनके मंदिर की धर्म पताका में सूर्य को प्रतीक रूप में बनाया गया। इसके अलावा श्री राम मंदिर की धर्म ध्वजा में कोविदार वृक्ष को भी बनाया गया है। इसे कचनार का पेड़ भी कहते हैं। धर्म ध्वजा में इसे शामिल करने के पीछे एक बड़ी वजह है। जिस तरह से अलग अलग राजवंशों में पहचान के तौर पर अलग अलग प्रकार के ध्वज होते थे, ठीक वैसे ही अयोध्या राजवंश की पहचान थी कोविदार वृक्ष वाला ध्वज। इस ध्वज को देखकर लोग समझ जाते थे कि कोई सेना या दूत अयोध्या का है। इसीलिए श्री राम मंदिर के धर्म ध्वज में भी कोविदार का वृक्ष बनाया गया है। श्री राम मंदिर में ध्वजारोहण के इस कार्यक्रम को भव्य बनाने की भी एक खास वजह है। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में एक चौपाई है, जो श्री राम के अयोध्या लौटने पर अयोध्या वासियों की खुशी के इजहार से जुड़ी हुई है। ये चौपाई हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसका अर्थ है, श्री राम जी के स्वागत के लिए अयोध्या के लोगों ने सोने के कलशों को अलग अलग तरीके से सजाकर अपने अपने दरवाजों पर रख लिया। सभी ने मंगल के लिए बंधनवार ध्वजा और पताकाएं लगाई। इसीलिए जिस तरह से श्री राम के अयोध्या आने पर लोगों ने खुशियां मनाई थी, उसी तरह से ध्वजारोहण कार्यक्रम को श्री राम के आगमन वाली खुशी से जोड़ा गया। उसी के तहत भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं।